आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बताया था, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा होता है, एरिथ्रोसाइट्स। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिन का। फिर हमने बात करी थी इस आरबीसी के बारे में कि इसमें केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। बहुत सारी चीज़ें आरबीसी के बारे में डिस्कस करी थी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसके अंदर, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, और हीमोग्लोबिन है उसके दो मेन फंक्शन बताए थे। एक तो पूरे शरीर के अंदर O2 का ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा था हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करना। फिर WBC के बारे में बात कर रहे थे अपन। WBC है वो भी दो प्रकार की बता दी थी मैंने, कणिकाणु और अकणिकाणु। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों का काम समझ में आ गया था। लिम्फोसाइट क्या काम करता है, उन कीटाणुओं को मारता है, और मोनोसाइट है उन मारे हुए कीटाणुओं को खा जाता है। चलो लास्ट कहाँ तक लिखा था, WBC के दोनों टाइप लिख लिए थे। चलो फिर आगे लिखो, आरबीसी और WBC का अनुपात। (600 अनुपात 1) लिखो। आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1। फिर आगे लिखना इसमें, लिखो WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग श्वेत होता है। जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद या श्वेत होता है। हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन WBC। हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन WBC। That's why its color is white. That's why its color is white. फिर आगे लिखो 3rd नंबर पर, प्लेटलेट्स बिंबाणु। प्लेटलेट्स या बिंबाणु। चलो प्लेटलेट्स या बिंबाणु के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो, बहुत कॉमन सी एक बीमारी आती है जो हम सब लोगों ने उसके बारे में सुना है। बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर बीमारी हुई भी होगी, और उस बीमारी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो है डेंगू बीमारी। कौन सी बीमारी, डेंगू। और डेंगू है वो एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। मादा एडीज, ये इजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होती है अपने शरीर के अंदर, डेंगू बीमारी होती है। डेंगू बीमारी के अंदर इसको ब्रेक बॉर्न फीवर भी कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको, इस डेंगू बीमारी को, क्योंकि इसके अंदर इतनी तेज बुखार आती है, या इसके अंदर ऐसा होने लगता है जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियां है वो टूट रही है। इसलिए इसको बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बॉर्न फीवर। इस डेंगू बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी हमें देखने को मिलती है वो किसमें देखने को मिलती है, इन्हीं प्लेटलेट्स के अंदर। बहुत बार सुना होगा कि उस व्यक्ति के डेंगू हो गया, उसके प्लेटों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। हम लोग बात करते हैं इन प्लेटलेट्स की। तो इन प्लेटलेट्स की जो संख्या जो हमें देखने को मिलती है, वो संख्या हमें देखने को मिलती है 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में। लगभग कितनी संख्या के अंदर प्लेटलेट्स उपस्थित होनी चाहिए, 1.5 लाख टू 3 लाख। वही अपन बात करते हैं इनका जीवन काल, जो इनका टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होता है, लगभग 7 डेज का। कितने दिनों का, 7 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है किसका, प्लेटलेट्स का। तो हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, जिसके चलते प्लेटलेट्स की संख्या भी क्या की जाती है, डिफाइन।
अब जिन लोगों के अंदर इन प्लेटलेट्स की संख्या में अगर कमी होने या देखने को मिलती है कि मान लो किसी के अंदर 70,000 है, 80,000 है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे, वो व्यक्ति बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, थक जाएगा, बहुत जल्दी थकान महसूस करेगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, वो उतनी एनर्जी से वर्क नहीं कर पाएगा। वही अपन बात करते हैं तो ज़्यादा प्लेटलेट्स होने का भी नुकसान अपने पास, अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स आ जाएगी तो रक्त का प्रवाह है वो बहुत तेज़ गति से होगा और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर डिसएडवांटेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या का होना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो प्लेटलेट्स है, इन प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, ये रक्त का स्कंदन करती है या अपन बात करते हैं तो रक्त के प्रवाह को रोकती है। विटामिन के का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, और विटामिन के है वो भी रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स भी करता है, विटामिन के भी करता है। अगर अपन बात करते हैं रक्त का थक्का का मतलब होता है रक्त के प्रवाह को रोकना। अब वो रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, तो याद रखना इसके अंदर एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में। बस ये एक इक्वेशन तुम लोग याद रख लेना कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, जो थ्रोम्बिन की मदद से किस में बदल जाता है, ये फाइब्रिन में बदल जाता है। जैसे ही ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है तो हमारे शरीर में एक जालीनुमा संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, कि जालीनुमा संरचना बन जाती है, और इस जालीनुमा संरचना में आकर आरबीसी रुक जाती है, और आरबीसी अगर इस जालीनुमा संरचना में आकर रुक गई तो समझ लेना रक्त का प्रवाह भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं या नेल कटर से अगर नाखून काट रहे हैं, हल्का सा अगर हमारा ज़्यादा अगर नाखून कट जाता है या चक्कू से अगर कट जाता है तो वहाँ पर बहुत जल्दी क्या आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ टाइम तक हम लोग उसके ऊपर या तो स्लेव लगा देते हैं, लार लगा देते हैं, या उसको दबा के रखते हैं। धीरे 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 1-2 मिनट के बाद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ से ब्लड आना धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद रखना जैसे जैसे धीरे धीरे ब्लड आना कम होगा और एक टाइम के बाद में ब्लड है वो पूरी तरीके से आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो किसके अंदर बदल जाता है, फाइब्रिन के अंदर बदल जाता है, जिससे एक मेश स्ट्रक्चर बन जाती है, एक जालीनुमा संरचना बन जाती है। उस जाली में आकर आरबीसी रुक गई तो समझ जाना खून आना बंद हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कभी कभार कुछ व्यक्तियों के अंदर ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसकी क्या देखने को मिलती है, हमें कमी देखने को मिलती है। विटामिन के की भी कमी होती है। कुछ लोगों के अंदर ब्लड एक बार अगर निकलना स्टार्ट हो गया तो वो आसानी से नहीं रुकता है, उसको एक बीमारी के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं, और वो बीमारी होती है हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज़ होती है, हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया डिजीज़ को बोला जाता है रॉयल डिजीज़, यानी शाही रोग। आखिरकार इस हीमोफीलिया बीमारी के अंदर होता क्या है कि अगर हल्की सी भी कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ से इतना ज़्यादा ब्लड बाहर निकलने स्टार्ट हो जाता है कि वो ब्लड है वो आसानी से नहीं रुकता है। और अगर हमारे शरीर से अगर ब्लड लगातार बाहर जा रहा है तो बताओ शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी क्या, ब्लड की कमी हो गई तो बताओ क्या ऑन द स्पॉट हमारी मौत भी हो सकती है क्या। इसलिए इसको बोला गया है कौन सा डिजीज़, रॉयल डिजीज़, हीमोफीलिया, शाही रोग। ब्रिटेन की महारानी थी, उस महारानी के भी कौन सा रोग था, ये हीमोफीलिया रोग था, इसलिए वो शाही लोग हुआ करते थे। ब्रिटेन की महारानी थी भाई, बड़े लोग थे, इसलिए इस बीमारी को भी क्या नाम दे दिया, शाही रोग नाम दे दिया। कभी कभार तुम लोग सेविंग बनाने जाते हो नाई की दुकान पर और गलती से अगर कट लग जाता है तो नाई है वो एक डिब्बे में से वो फिटकरी का एक पीस उठाता है और जहाँ पर कट लगा है उस वाले स्थान पर घुमा देता है, यस या नो। तो फिर हम लोग देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ से ब्लड आना क्या हो जाता है, बंद।
तो ये जो एलम है, फिटकरी है, ये हमारा नेचुरल स्कंदक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक रूप से या जो अपन ये कृत्रिम स्कंदक के रूप में काम में लिया जाता है, जो ह्यूमन मेड द्वारा बनाए गए हैं। तो ये फिटकरी भी किसको रोकने का काम करती है? ब्लड को रोकने का काम करती है। बताओ प्लेटलेट्स की कहानी समझ में आ गई क्या? प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख से 3 लाख। टाइम ड्यूरेशन कितना? 7 डेज का। और इसके अंदर किसकी कमी हो जाती है या क्या काम करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लिखो सबसे पहले प्लेटलेट्स हेडिंग लिख लो, नंबर्स लिखोगे, संख्या 1.5 लाख टू 3 लाख। टाइम पीरियड लिखोगे 7 डेज। उसके बाद लिखो प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन लिखो, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इट हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। इट हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। फिर आगे लिखो, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन में बदल जाता है। जिसके फलस्वरूप एक जालीनुमा संरचना बन जाती है। जिसके फलस्वरूप एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसमें आरबीसी आकर रुकती है। जिसमें आरबीसी आकर रुकती है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इंग्लिश वाले लिख लेना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन is converted into fibrin with the help of thrombin. With the help of thrombin, due to which a mesh-like structure was occur. Due to which a mesh-like structure was occur. In this structure, RBC came and stopped in it. In this structure, RBC came and stopped in it, and the flow of blood is stopped. And the flow of blood is stopped. बताओ क्लियर है क्या? तो ब्लड सेल्स की कहानी समझ में आ गई। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों की कहानी कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो ब्लड पढ़ा है, अब ब्लड के अंदर पढ़ेंगे अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त का परिवहन या रक्त का संचरण किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सर्कुलेटरी सिस्टम।
चलो इधर देखोगे बड़े ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र? दो प्रकार का। एक तो होता है अपने पास खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता अपने पास बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे तो देखो हमारे पास एक ये मैंने बनाया है हार्ट। क्या बनाया है? हार्ट यानी हृदय। और यहां भरा हुआ है क्या? ब्लड। और एक मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये है मेरे पास हार्ट, बताओ क्या दोनों के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है क्या तुम्हें? यस या नो? एक वो उधर वाला जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो अपन कंसिडर करेंगे उसमें जो ब्लड है वो खुले के अंदर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर पूरी तरीके से क्या है, ये क्लोज है, और इस क्लोज पात्र के अंदर ही क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है। अब देखो ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्राणी जिनमें रक्त परिसंचरण है वो खुले में होता है, जिसमें रक्त बहता हुआ हम लोग देख सकते हैं, उसको बोला जाता है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। जिसके अंदर रक्त है कि किधर से प्रवाह हो रहा है, उस रक्त के फ्लो होते हुए को हम लोग देख सकते हैं, उसको बोला जाता है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। अब मान लो जिस भी धमनी या सिराओं को अगर रक्त लेना होगा तो खुले में यहाँ पड़ा है रक्त, जिसको जितने ब्लड की जरूरत है वो लेकर और किसको दे देगा? हृदय को दे देगा। लेकिन इधर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बताओ क्या अपने पास एक सिस्टमेटिक अरेंज के अंदर अपने पास एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है क्या? कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ब्लड जाएगा, इसके बाहर कहीं भी ब्लड नहीं जाएगा, यानी चारों तरफ से क्या ये पैक है। तो हमारे मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है? बंद। क्या हम लोग हमारे ब्लड को जाते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। वही अपन बात करता है तो यहाँ पर केंचुआ, छोटे छोटे कीट, इन सभी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है अपने को? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो प्यास लगी है किसी बच्चे को, अब वो उठ के जाएगा और पानी पी के जाएगा, फिर 2 मिनट के बाद में कोई दूसरा बच्चा है उसको प्यास लगेगी और फिर वो उठ के जाएगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार ऐसे तो सिस्टम है वो डगमगा रहा है, ऐसे तो जो अरेंज है, जो क्लास का जो सिस्टमेटिक तरीका है वो खराब हो रहा है। अगले दिन मैं क्या करूंगा कि इस पूरे के पूरे रूम के अंदर पानी को क्या कर दूंगा? मैं बिखेर दूंगा कि पूरे के पूरे रूम में क्या भर दिया मैंने? पानी, कि अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है, जिसको पानी की प्यास लगे वो पानी यहीं से उठाकर पी लो। फिर तुम लोग क्या सोचोगे कि यार इसी के अंदर हमारे पाँव है और यही पानी हम लोग पीते हैं। तो बताओ क्या ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? यस या नो? कि पानी पूरी तरीके से क्या हुआ है? बिखरा हुआ है। मान लो उसको पानी पीना है तो वो वहां से पानी उठा के पी लेगा, इसको पानी पीना है तो ये यहाँ से पानी उठा के पी लेगा। लेकिन फिर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक पाइपलाइन बना देता हूँ और एक पाइप के थ्रू हर एक बेंच पर एक नल लगा देता हूँ कि जिसको पानी पीना है उस नल को ओपन करो और पानी पी सकता है। तो मुझे बताओ अब वो पानी जाता हुआ या बहता हुआ हमें दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। उस पाइपलाइन के अंदर अपन ने पानी को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा अपने पास? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव का परिसंचरण तंत्र। सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ना है अपने को? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं अपन
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र। इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको? 3 पार्ट में। यही है बिल्कुल बेसिक चीज। ये बेसिक चीज एक बार सीख लो तुम लोग, उसके बाद में पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पर हार्ट, हृदय। ये अपने पास अंग पार्ट, और ये भी क्या हो जाएगा? अंग यानी पार्ट। अब बड़े ध्यान से सीखोगे। पहला होता है अपने पास धमनियाँ। क्या होती है? धमनियाँ, आर्टरीज। फिर होता है अपने पास शिराएं, वेन्स। और तीसरा अपने पास क्या होता है? हृदय। ये 3 प्रकार से मानव के परिसंचरण तंत्र को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टरीज यानी धमनियाँ क्या होती है। तो हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी केश नलिकाओं के जैसे या उससे थोड़े से बड़े आकार की छोटी छोटी पतली पतली क्या होती है? नलिकाएं होती है, जो उस ब्लड को क्या करती है? सर्कुलेट करती है, रक्त को परिसंचरण करती है, रक्त का परिवहन करती है। तो याद रखना, वह छोटी छोटी नलिकाएं जो हृदय से ब्लड को लेकर जाती है किधर की तरफ? अंग तक। किधर की तरफ लेकर जाएगी? ये अंग की तरफ। या मैं कह दूं कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो हृदय से रक्त को किधर की तरफ लेकर जाएगी? ये अंग तक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियां रक्त का परिसंचरण करती है, रक्त को लेकर जाएगी। कहाँ से लेकर जाएगी? हृदय से। हृदय से ले जाकर और कहाँ तक पहुँचा देगी? अंगों तक। बोलो यस या नो। इतनी बात समझ में आती है? फिर अपन बात करते हैं इस हृदय की, इस सिरा की। तो सिरा क्या काम करता है? अंग से ब्लड लेकर जाएगा और किसको दे देगा? ये हृदय को दे देगा। किसको दे देगा? हृदय को दे देगा। बताओ दोनों के बारे में मेजर डिफरेंस समझ में आता है क्या? एक तो हृदय से कहाँ तक लेकर आएगी? अंग तक। उसको तो क्या नाम दिया अपन ने? आर्टरी यानी शिराएं। और एक अंग से किधर की तरफ लेकर जाएगी? हृदय तक। उसको क्या नाम दिया अपन ने? धमनी, ये शिराएं। अब ये जो धमनियां हैं ये शुद्ध रक्त लेकर जाती है। कि क्या लेकर जाएगी? ये शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड। और ये जो शिराएं हैं ये अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या? धमनियां और शिरा, आर्टरीज और वेन, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या था? कि आर्टरीज है वो ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से कहाँ तक? पार्ट्स तक। और ये जो अपने पास वेन है ये ब्लड को लेकर जाएगी पार्ट से लेकर हार्ट तक। फिर अपन बात करते हैं तो इनमें एक एक टर्म और आती है। एक अपन पढ़ेंगे फुफ्फुस, धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस, धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। और एक होता अपने पास फुफ्फुस, शिरा, पल्मोनरी
वेन्स। अब ये जो फुफ्फुस सिरा है ये शुद्ध रक्त लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? शुद्ध रक्त। और ये जो फुफ्फुस धमनी है ये कौन सा रक्त लेकर जाएगी? अशुद्ध रक्त। कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ से लेकर आएगा, इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर अपने से पूछ लिया जाए सिर्फ और सिर्फ धमनियाँ, तो धमनियाँ तो बताओ किस प्रकार का रक्त लेकर जाएगी? शुद्ध। और सिराएं हैं वो अशुद्ध। लेकिन आगे अगर फुफ्फुस लगा दिया जाए तो फुफ्फुस धमनी है वो किस प्रकार का रक्त लेकर जाएगी? अशुद्ध। और फुफ्फुस सिरा है, पल्मोनरी वेन है, वो किस प्रकार का रक्त लेकर जाएगा? शुद्ध रक्त लेकर जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या? चलो हेडिंग लिखो सबसे पहले। लिखो यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वो। सर्कुलेटरी सिस्टम लिख लेना। ऐसा तंत्र जो रक्त का संचरण करता है उसे रक्त संचरण तंत्र कहते हैं। ए सिस्टम विच सर्कुलेट टू द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। साउंड आ रहा है क्या इसमें? पता नहीं चल रहा। आ रहा है। दो प्रकार के लिख लेना। पहला लिखो खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा लिखना बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में लिखो ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह खुले में होता है। ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह खुले में होता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना केंचुआ, कीट इत्यादि। इंग्लिश वाले लिखना ए सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो ओपनली इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल लिख लेना वॉर्म, जेम्स etc। दूसरा लिखो बंद परिसंचरण तंत्र में लिखो ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह खुले में नहीं होता है। जिसमें रक्त का प्रवाह खुले में नहीं होता है। इन विच blood does not flow in open in which the blood does not flow in open। इसका एग्जाम्पल लिख लो मानव, ह्यूमन।
फिर आगे लिखो मानव का परिसंचरण तंत्र। और मानव के परिसंचरण तंत्र में ये तीनों प्रकार बनाओ। धमनियां, शिराएं और हृदय। वो केशिकाएं तो है जो ये धीरे धीरे पतली पतली जो अपने पास धमनियां होती है ना, इनके अंदर उपस्थित होती है। जो बाहर की तरफ जो हमें नज़र आती है ग्रीन ग्रीन लाइंस, इनको बोला जाता है वेन, शिराएं। और इनके अंदर की तरफ जो हमें नज़र नहीं आती वो होती है अपने पास धमनियाँ। एक अपने पास ब्लड, ये केशिकाएं भी होती है, रक्त केशिकाएं जिसको बोला जाता है, जो रक्त के प्रवाह में मदद करती है इसमें धमनियों के अंदर। लिख लेना, डायग्राम से समझ में आ जाएगा क्या। धमनियाँ, आगे एरो बना के लिख लेना, हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। धमनियों में लिख लेना, हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। आर्टरीज में लिख लेना, इट ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पार्ट। It transport pure blood from heart to part। और उसके बाद लिखना पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनियाँ, एरो बना के लिखना अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। फिर आगे लिखो शिराएं, वेन। शिराओं में लिखोगे यह अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। यह अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। इट ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड, वेन्स के अंदर लिखोगे इट ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड from part to heart, from part to heart। फिर आगे लिखना फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन, एरो बना के लिख लेना शुद्ध रक्त। एरो बना के लिख लो शुद्ध रक्त। लिख लिया। चलो अब थर्ड पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, हार्ट को, यानी हृदय को। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। डायग्राम बना लेना साथ के साथ ही।
चलो ये बनाओ डायग्राम ह्यूमन हार्ट का। दो तरीके से समझेंगे हम लोग मानव के हृदय को। सबसे पहले बेसिक तरीका और उसके बाद में फिर हम लोग कंसिडर करेंगे इसके एडवांस वर्जन को। बना लिया क्या? चलो अब इस पूरे के पूरे ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में सीखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार मानव का जो हृदय है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? टोटल 4 चैम्बर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 2 आलिंद और 2 नीले, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 2 आलिंद और 2 नीले उपस्थित होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों भाग है वो क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं यानी एट्रियम कहलाएंगे, और नीचे वाले जो दोनों भाग है उसको कहेंगे अपन नीले यानी वेंट्रिकल। तो मानव शरीर के अंदर या मानव का हृदय है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4। दोनों ऊपर वाले भाग क्या कहलाएंगे? आलिंद, और दोनों नीचे वाले भाग क्या कहलाएंगे? नीले। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में तो राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि इस पूरे के पूरे हृदय का जो वर्किंग प्रोसेस होता है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। अब शब्दों पे जो गौर करने की कोशिश करोगे, सबसे पहला टर्म हमने कंसिडर किया है कौन सा? फुफ्फुस सिरा। तो बताओ फुफ्फुस सिरा किस प्रकार का रक्त लेकर जाएगा? शुद्ध या अशुद्ध? लिखवाया अभी अभी। सिरा के अंदर देखो फुफ्फुस सिरा किस प्रकार का रक्त लेकर जाएगा? शुद्ध रक्त लेकर जाएगा। और शुद्ध रक्त ले जाकर और किस में दे देगा? ये इस बाएं आलिंद के अंदर दे देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले हृदय का कौन सा ऐसा चेंबर है, कौन सा ऐसा कक्ष है जिसमें सर्वप्रथम शुद्ध रक्त लिया या ये प्योर ब्लड है वो भेजा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास? बाया आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम। अब ऐसे मान लो कि 4 कमरे बने हुए हैं या 4 टैंक बने हुए हैं, चारों की चारों खाली है, और इन चारों टैंक के अंदर क्या भरना है? अपने को ब्लड भरना है। तो बताओ पहले नंबर पे टैंक है वो कौन सा अपने पास? बाया आलिंद। सबसे पहले ब्लड किसके अंदर आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। किस प्रकार का रक्त आएगा? शुद्ध रक्त आएगा, प्योर ब्लड आएगा। तो मुझे बताओ धीरे धीरे ब्लड आकर अगर इस टैंक के अंदर भर रहा है, इस चैम्बर में अगर भर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या जहां पर ये चैम्बर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और ये पूरी तरीके से भरने के बाद भी अगर इसके अंदर ब्लड अगर आ रहा है तो मुझे बताओ क्या एक प्रेशर रिलीज होगा? क्या एक दाब उत्पन्न होगा? मैं बोल रहा हूँ एक थैली है, उस थैली के अंदर तुम लोग पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, वो थैली पूरी तरीके से भरने के बाद भी अगर उसमें पानी आ रहा है तो बताओ वो पानी है, वो थैली है, उसके फटने के चांस हो जाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं एक दाब उत्पन्न होगा अंदर की तरफ, और वो प्रेशर इंक्रीज, वो प्रेशर रिलीज होने के कारण यहाँ पर एक वाल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वाल।
और इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलिक वाल्व। जैसे ही पूरा का पूरा ये टैंकर भर जाता है, ये चेंबर भर जाता है, तो रक्त का दबाव महसूस होता है किसके ऊपर, इसे वाल्व के ऊपर, और ये वाल्व ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो मुझे बताओ अगर ये वाल्व खुल गया तो ये पूरा का पूरा ब्लड किधर की तरफ आ जाएगा, बाएं नीले में, नीचे की तरफ आ जाएगा क्या पूरा का पूरा। अब ये बाएं नीले में रक्त के आने के बाद रक्त को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, रक्त को उछाला जाता है, और उछालकर उस रक्त को और भी ज्यादा प्योर किया जाता है, और ज्यादा उसको शुद्ध किया जाता है। तो बाएं नीले में आने के बाद रक्त के अंदर पंप होगा क्या बताओ, और रक्त पंप होकर और आगे किधर की तरफ पहुंच जाएगा, महाधमनी एरोटा की तरफ। कहां पहुंच जाएगा, महाधमनी एरोटा की तरफ। और ये जो महाधमनी है इस शुद्ध रक्त को कहां पर लेकर जाएगी, अंगों तक लेकर जाएगी। कहां तक लेकर जाएगी, अंगों तक लेकर जाएगी। तो बताओ शरीर के सभी अंगों तक क्या प्योर ब्लड मिल गया क्या। अब जैसे ही शरीर के अंगों में प्योर ब्लड जाएगा तो बताओ ब्लड के फ्लो होने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होगा क्या, यस या नो। और वो ऊर्जा का संचार क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज के साथ क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और ग्लूकोज का जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो वहां से CO2 रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। और CO2 तो हमें पता है अशुद्ध है, हानिकारक है। और ये CO2 जो गैस है वो किसके अंदर घुल जाती है, उस ब्लड के अंदर घुल जाती है। और अशुद्ध चीजें अगर शुद्ध ब्लड में घुलेगी तो बताओ वो शुद्ध ब्लड है वो भी क्या इम्प्योर हो जाएगा क्या, अपने पास अशुद्ध हो जाएगा। यानी CO2 का रक्त में मिलना ही रक्त को क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। तो बताओ अब हमारे पास जो ब्लड है वो कैसा हो गया है, अशुद्ध हो गया है। अब उस अशुद्ध रक्त को ये महाशिरा से होते हुए किधर की तरफ लिया जाएगा, इस दाएं आलिंद के अंदर। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा कि मानव के हृदय में कौन सा ऐसा चेंबर है जहां पर सबसे पहले अशुद्ध रक्त को लाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने पास दाया आलिंद हो जाएगा। अब इस दाएं आलिंद में आने के बाद वापस से इस पूरे के पूरे दाएं आलिंद को क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। खड़ा हो जाओ, उसको लेकर खड़ा हो जा और बाहर निकल जा, और नीचे से एप्लीकेशन ही लिखवा के लाना, तभी मेरी क्लास में बैठना। खड़ा हो, बाहर निकल। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर, या टाइम पास करने के पैसे दिए तूने यहाँ पर, नीचे जा। और दोबारा मेरी क्लास के अंदर मत बैठना जब तक एप्लीकेशन और नीचे से साइन नहीं हो तब तक। और उस एप्लीकेशन में क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं क्लास में बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था या टाइम पास कर रहा था। आ गई बात समझ में, आता जाता कुछ है नहीं यहाँ के, और बैठे बैठे तुम लोग मोबाइल चलाने लग जाते हो। शर्म करो थोड़ी बहुत। बताओ अशुद्ध रक्त कहां पर आएगा, सबसे पहले दाएं आलिंद के अंदर आएगा। वापस से सेम प्रोसीजर अपन रिपीट करेंगे। बताओ दाएं आलिंद में पूरी तरीके से इस बार कौन सा रक्त भर जाएगा, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त के भरने के बाद बताओ क्या वापस से वाल के ऊपर प्रेशर आएगा क्या, और जैसे ही वाल के ऊपर प्रेशर आएगा इस बार वाल कौन सा अपने पास, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलिक वाल्व। जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त किधर आ जाएगा, अब दाएं नीले में आ जाएगा। और नीले के अंदर रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। जैसे ही रक्त पंप होगा तो पंप होते हुए वापस किधर से होकर निकल जाएगा, ये फुफ्फुस धमनी। अब देखो देखिए फुफ्फुस धमनी में मैंने तुम्हें अशुद्ध रक्त लिखवाया ना, और यहाँ से भी हमें कैसा रक्त मिल रहा है, अशुद्ध रक्त मिल रहा है। और ये फुफ्फुस धमनी है उस अशुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाकर दे देगी, फेफड़ों में ले जाकर दे देगी। बोलो यस या नो। प्रोसीजर समझ में आ गया हृदय का पूरा कि ह्यूमन हार्ट है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ पर आएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद पूरी तरीके से भरते ही कौन सा वाल्व खुल जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो पूरा का पूरा ब्लड किस में आ जाएगा, बाएं नीले में। नीले में रक्त को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। पंप करने के बाद हृदय, ये जो रक्त है वो किधर की तरफ निकल जाएगा, एरोटा, महाधमनी। और ये महाधमनी क्या करेगी, उस रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देगी। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के पश्चात कौन सी गैस बनेगी, CO2। CO2 जैसे ही मिलेगी रक्त के अंदर तो रक्त को क्या कर देगी, अशुद्ध कर देगी, इम्प्योर कर देगी।
अब वो इम्प्योर ब्लड है, वो सबसे पहले किधर से होते हुए आएगा? सुपीरियर वेना कावा, महाशिरा से होते हुए किधर आएगा? ये दाएं आलिंद के अंदर आएगा। दाएं आलिंद के भर जाने के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और रक्त सारा का सारा किधर? दाएं नीले में। फिर दाएं नीले में वापस रक्त को क्या किया जाएगा? पंप किया जाएगा और रक्त वापस से किधर की तरफ होते हुए निकल जाएगा? फुफ्फुस धमनी से होते हुए निकल जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस दाएं आलिंद के अंदर एक चीज उपस्थित होती है जिसका नाम है SA नोड। कौन उपस्थित होता है? SA नोड। इधर लिख रहा हूं मैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये ऐसे नोड क्या काम करता है? ये हृदय के सभी भागों को एक्टिव करेगा। हृदय के सभी भागों को सक्रिय कौन करता है? ऐसे नोड। तुमने देखा होगा हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के अंदर जब भी एक कोई मूवी है उसका लास्ट एंडिंग वाले सीन में बहुत बार हमने देखा है कि एक हीरोइन है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और हीरो बाहर खड़ा खड़ा विंडो से उसको देख रहा है। डॉक्टर जाते हैं और डॉक्टर के दोनों हाथों में प्रेस जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है और वो जाकर उसके हृदय के ऊपर लगाते हैं और वो जो पेशेंट है वो उठकर खड़ा हो जाता है, फिर वापस लेटता है, फिर खड़ा होता है, फिर वापस लेटता है। तो वो जो प्रेस वाले जो झटके दिए जाते हैं वो किसको एक्टिव करने के लिए दिए जाते हैं? ऐसे नोड को। एक बार अगर किसी व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर देता है तो सबसे पहले किसको एक्टिवेट किया जाता है? इस ऐसे नोड को, कि सबसे पहले ऐसे नोड को चालू कर दो, फिर ये ऐसे नोड क्या करेगा? बाकी जितने भी भाग हैं उन सभी को क्या कर देगा? ये एक्टिव कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था किसका? ह्यूमन हार्ट का। बोलो क्लियर है क्या? अगर किसी को भी प्रोसीजर समझ में नहीं आया हो ह्यूमन हार्ट का तो अभी भी बता देना मुझे। क्लियर है इतनी बात है? चलो 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर हिस्ट्री चालू करेंगे। ये बोतल भी भलाना।
चलो एक कहानी है, सबसे पहले वो कहानी सुन लो, 5-10 मिनट की कहानी है। उस कहानी के सुनने के बाद पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगर अपन बात करते हैं तो 1336 ईस्वी के आसपास पूर्ण रूप से पहला जो हिंदू साम्राज्य के रूप में उभर कर आया है वो कौन सा साम्राज्य था अपने पास, विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर का पहले नाम हम्पी हुआ करता था, हस्तिनापुर का राजा ना, अगर कहानी तुम लोगों ने कहीं पर सुनी होगी तो पहले इस विजयनगर का नाम था वो हम्पी हुआ करता था। क्या, हम्पी या हस्तिनापुर। आज तुम लोग देखते होंगे हम्पी के स्मारक जो यूनेस्को के अंदर भी है अपने पास, और उसको यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया गया है, वो कर्नाटका के अंदर कंसिडर होता है। तो महाराष्ट्र का दक्षिण वाला एरिया और कर्नाटक वाला एरिया, उनके बीच वाला क्षेत्र था, वहां पर उस साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध लड़ रहे थे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। तो अगर अपन बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का पुराना नाम क्या था, हम्पी या हस्तिनापुर। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उस हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये पहला पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य हुआ करता है। वही अपन बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने राजवंश या राज किया है। कितने राजवंश आए हैं, 4 डायनेस्टी आई है जिसने इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य पर राज किया है। वही अपन बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आएगा संगम वंश। संगम वंश क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था, संगम नाम था, और उसी के नाम पर उस राजवंश का नाम भी क्या निकाल दिया गया है, संगम राजवंश। फिर हम लोग बात करेंगे सुलू डायनेस्टी, सुलू राजवंश। फिर अपन बात करेंगे तुलु डायनेस्टी, तुलु राजवंश, और लास्ट के अंदर अपन कंसिडर करेंगे आरविडु वंश यानी एराविडु डायनेस्टी। तो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने राज किया है, 4। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राजवंश था जिसने विजयनगर पर राज नहीं किया है। तो याद रखना 4 में से 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन तुम्हें अलग दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने किसकी स्थापना करी है, विजयनगर साम्राज्य की। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहले इसका नाम हम्पी हुआ करता था, फिर एक राजा आएगा, उस राजा ने अपने 17 साल के शासन के बाद में विजयनगर को जीता, और विजयनगर को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाया, और उसके बाद से ही फिर इसका नाम क्या निकाला गया है, विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर साम्राज्य। बोलो कंप्लीट कहानी समझ में आती क्या। अलग अलग डायनेस्टी के बारे में जैसे जैसे हम लोग आते रहेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। कृष्ण देवराय आएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं हरिहर फर्स्ट आएगा, बुक्का फर्स्ट आएगा, हरिहर सेकंड आएगा। तो टोटल मिला के और 4 डायनेस्टी है, उसने राजवंश पे या इस पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर पे क्या किया है, राज किया है। आगे इतनी बात समझ में। हेडिंग लिखो सबसे पहले, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। फटाफट लिखते चलो, इसको कंप्लीट करना आज।
पहले क्या नाम हुआ करता था इसका? हम्पी या हस्तिनापुर। बताओ लिखा क्या? लिखा क्या सबने? चलो फिर आगे लिखो। 4 डायनेस्टी है 1336 से लेकर और 1650 तक। पहला लिखना संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा लिखना एराविडू। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी क्या इस समय 1336 के आसपास? 1320 से लेकर 1414 तक कौन सा राजवंश चला था दिल्ली सल्तनत पर? तुगलक वंश। 96 ईयर तक राज किया था जिसने, सबसे बड़ी डायनेस्टी थी। और उसी के समय चालू हो गया था क्या? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। क्वेश्चन बहुत बार तो इसके फाउंडर से पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। लिख लिया? टोटल कितने राजवंश आए थे विजयनगर पे? 4। पहले नंबर पे लिखो संगम डायनेस्टी, संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक। और हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम। और इसी के नाम पर इस वंश का भी क्या नाम निकाल दिया? संगम राजवंश। और इस राजवंश का जो प्रथम राजा था वो था हरिहर फर्स्ट। और इस हरिहर फर्स्ट ने 17 साल के बाद में विजयनगर को जीता और तब जाकर इसका क्या नाम निकाला? विजयनगर साम्राज्य।
लिखा क्या? चलो फिर आगे लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर फोकस करोगे। होयसल, और इस होयसल के मंदिर है, क्या है? होयसल के मंदिर। और इन मंदिरों के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे एक पूरा का पूरा जहां पर मेन मूर्ति की स्थापना होती है वो तो मंदिर होता है, और उसके पास छोटी छोटी छतरियां और बनी होती है, वैसे ही ये होयसल के स्मारक कंसिडर किया जाता है जो कर्नाटका के अंदर बने हुए हैं। कहां पर? कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 42 नंबर का जो यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट है उसके अंदर इंक्लूड किया है किसको? मोन्यूमेंट्स ऑफ होयसल को, यानी होयसल के स्मारक। और ये होयसल भी कहां पर है? कर्नाटका में। पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य भी किधर की तरफ फैलने की कोशिश कर रहा था? कर्नाटक के अंदर। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 42 नंबर 42वें नंबर का जो यूनेस्को विश्व धरोहर है उसमें किसको शामिल किया गया है? होयसल को, जो कहां पर है? कर्नाटका के अंदर है। क्लियर है बात? लिखो पहला पॉइंट, तीनों पॉइंट लिख लेना। फिर बहमनी साम्राज्य का विस्तार लिख लेना। और 1356 के अंदर हरिहर फर्स्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। (1347) में जैसे ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, उसकी स्थापना के बाद में विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार है वो होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। फिर अब जाके और इन दोनों के अंदर क्या होंगे? युद्ध होंगे। लिखा क्या? 1356 के अंदर लिख लेना, हरिहर फर्स्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो 1336 से लेकर 1347 तक तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का विस्तार किसने किया है? विजयनगर ने। चले आगे। फिर आगे लिखो, हरिहर फर्स्ट के बाद में जो शासक बना है वो कौन बना है? बुक्का। और इस बुक्का ने अपने एक दूत को कहां पर भेज दिया था? चीन के अंदर भेज दिया था। फर्स्ट पॉइंट लिखो और सेकंड पॉइंट लिखो। थर्ड भी लिख लेना। कौन से धर्म को प्रोत्साहित किया इसने? वैदिक रिलीजन को, वैदिक धर्म को।
लिखा क्या? तो हरिहर फर्स्ट के बाद में बुक्का फर्स्ट शासक बना है, मदुराई को जीतकर उसको मिला लिया है और वैदिक धर्म को प्रोत्साहित किया है। लिख लिया? चलो फिर आगे लिखो हरिहर सेकंड। और ये जो हरिहर सेकंड थे वो किसके पुत्र थे? बुक्का फर्स्ट के। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। महाराजाधिराज की उपाधि मैंने बताया था तुम लोगों को, एक तो श्रीगुप्त था और उसके बाद में फिर कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो उस चंद्रगुप्त प्रथम ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी, यानी महाराजाओं का भी महाराजा। सेकंड पॉइंट लिख लेना। थर्ड रहने देना और फोर्थ पॉइंट लिख लो। बहमनी राज्य से इसने लड़ाइयाँ लड़ी और बेलगांव जो कर्नाटक में है और गोवा, इन दोनों को किससे छीन लिया? बहमनी साम्राज्य से छीन लिया। लिख लिया क्या? तो सबसे पहले हरिहर फर्स्ट, उसके बाद में बुक्का फर्स्ट, फिर बुक्का फर्स्ट का बेटा कौन? हरिहर सेकंड। लिख लिया? चलो फिर आगे लिखो। इसकी मृत्यु लिख लेना 1404। हरिहर सेकंड का जो पुत्र था वो था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जैसे सिंहासन पर बैठा तो विरूपाक्ष का जो भाई था बुक्कादित्य, उसके द्वारा विरूपाक्ष को पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन कंसिडर होता है किसका? इस विरूपाक्ष का।
हरिहर सेकंड के बाद लिख लेना विरूपाक्ष फर्स्ट, और विरूपाक्ष फर्स्ट को पद से हटा दिया था इसी के भाई बुक्का द्वितीय ने। बताओ लिख लिया क्या? तो हरिहर फर्स्ट, फिर बुक्का फर्स्ट, फिर हरिहर सेकंड, उसके बाद फिर हम लोगों ने कंसिडर किया किसको? विरूपाक्ष फर्स्ट को, और फिर बुक्का सेकंड को। कंप्लीट है? चलो फिर आगे लिखो बुक्का सेकंड। कितने साल तक शासन किया इसने? सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक। और इसके बाद लिख लेना देवराय प्रथम, जो दूसरा वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये संगम वंश के अंदर ही चल रहा है अभी तक। 4 डायनेस्टी में जो पहली डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? संगम वंश। देवराय फर्स्ट लिख लेना। और इसी ने बहमनी साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था फिरोज शाह, उसके साथ क्या किया था? युद्ध। लिखा क्या यहां तक? चलो फिर आगे लिखो देवराय प्रथम। जैसे ही ये फिरोज शाह से युद्ध हारा, तो युद्ध हारने के बाद ये देवराय फर्स्ट है, इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इस फिरोज शाह के साथ कर दिया, और वैवाहिक संबंध है वो बना लिए। ये लिख लो कंप्लीट पॉइंट सारे के सारे। फिरोज शाह के साथ शादी कर दी किसकी? अपनी पुत्री की।
तुंगभद्रा नदी भी कहाँ पर बनी हुई है? कर्नाटक के अंदर। तुंगा और भद्रा दो अलग अलग है। फेमस तेलुगु पोइट लिख लेना श्रीनाथ। और 1422 में देवराय की क्या हो गई है? मृत्यु। बताओ लिखा क्या? लिख लो 1422। 1422 के अंदर किसकी मृत्यु हो गई है? देवराय फर्स्ट की। ग्रुप डी का फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है? बस, बाकी और एसएससी वाले हो? लिख लिया क्या? चलो फिर आगे लिखो देवराय फर्स्ट, और उसके बाद में जो सिंहासन पे बैठा है वो उसका पुत्र बेटा है जिसका नाम था रामचंद्र। 1422 में उसकी मृत्यु हुई और 1422 के अंदर ही उसकी गद्दी पर कौन बैठ गया? रामचंद्र। और उसके गद्दी पे बैठने के कुछ समय बाद ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? रामचंद्र की भी। और उसके बाद में फिर उसका भाई था कौन? वीर विजय। वो गद्दी पर बैठा और उसका शासन भी बहुत कम समय तक रहा है। लिख लो। हाँ,
फिर इसके भाई के बाद में जो शासक बना है वो बना है देवराय सेकंड, और देवराय सेकंड था इस वंश का सबसे महान शासक हुआ करता था, जो अपने आप को किसका अवतार मानता था? इंद्र का अवतार मानता था। बताओ लिखा क्या यहां तक? देवराय सेकंड जो इस वंश का सबसे महान शासक था, और किसका अवतार था? इंद्र का अवतार। लिख लिया? चलो फिर आगे लिखो, रुकना एक बार। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखोगे और फोर्थ पॉइंट लिखोगे। गज बेटकर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गज बेटकर की उपाधि किसको दी है? देवराय द्वितीय को। गज किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हाथी का। गज बेटकर यानी हाथी का शिकारी। थर्ड पॉइंट लिख लो, गज बेटकर कहा गया है, और 1446 के अंदर क्या हो गई है? इसकी मृत्यु हो गई है। लिखा क्या दोनों पॉइंट? चलो फिर आगे लिखो, मल्लिकार्जुन। इस देवराय सेकंड का पुत्र कौन बना? मल्लिकार्जुन। और फिर मल्लिकार्जुन है वो विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, और फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। नरसिंह सालू किसका सामंत हुआ करता था? इसी मल्लिकार्जुन का। और इसी सामंत ने फिर किसको हरा दिया? इस देवराय इसके पुत्र मल्लिकार्जुन को हरा दिया, और एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी, जिसका क्या नाम रख दिया? सालू वंश। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट।
बताओ लिख लिया क्या? चलो फिर आगे लिखो। ये यहां से लिखो विरूपाक्ष सेकंड, और विरूपाक्ष सेकंड था वो अंतिम इस संगम वंश का क्या था? शासक था, और इसकी हत्या कर दी गई और संगम वंश पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख लो विरूपाक्ष सेकंड लिख लिया क्या? ये लिखा कंप्लीट है। बताओ क्या 4 राजवंश में से पहला राजवंश कंप्लीट हो गया क्या? संगम। और संगम के बाद में फिर कौन सा चलेगा? सालू। तो लिखो फिर सेकंड नंबर पे राजवंश, और वो लिख लेना सालू वंश 1485 से लेकर 1505 तक। और इसका जो संस्थापक था वो तो कौन था? सालू नरसिंह। दो पुत्र थे, एक की हत्या होने के बाद में फिर दूसरा पुत्र कहाँ पर बैठ गया? राजगद्दी पर बैठ गया, और उसने अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना है और इस विजयनगर साम्राज्य को क्या किया है? आगे बढ़ाया है। लिखो सेकंड नंबर पे डायनेस्टी सालू वंश। इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी, और फिर कौन से राजवंश की स्थापना हो गई है? तुलु राजवंश की।
बताओ लिखा क्या? कंप्लीट है सबका? चलो फिर आगे लिखो। ये लाइन लिख लेना 1509 में वीर नरसिंह। यहां से लिखो सबसे पहले तुलु वंश। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो तुलु वंश और फर्स्ट पॉइंट लिखना तुलु वंश के अंदर सबसे पहले राजा लिखो तुम लोग कृष्ण देवराय। इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में 5-10 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास जो राजा है वो कौन सा है? कृष्ण देवराय। लिख लो। बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा, उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि बाबर ने सबसे महान जो राजा या शासक जिसको बताया है वो कौन है? कृष्ण देवराय को बताया है। बीदर का शासक था, उसको हरा दिया था किसने? कृष्ण देवराय ने। इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा कृष्ण देवराय। लिखा क्या? सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा तुम लोगों को कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बताओ क्या बाबर आ गया था क्या? 1483 में जन्म हो गया था, फिर 1497-98 से युद्ध करना स्टार्ट हो गया था, भारत आ गया था, और यही 1509-1510 की कहानियां हैं। इसीलिए बाबरनामा के अंदर इसको क्या बताया गया है? सबसे महान शासक बताया गया है। तो एक तरफ मुगल चल रहे थे और उसी समय कौन से नगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी अपने साथ? इस विजयनगर साम्राज्य की। हो तो गया था ये तुगलक वंश के समय ही, और धीरे धीरे ये प्रभाव में आ रहा था, और 1650 तक की कहानी में अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को। बताओ लिखा क्या यहां तक? चलो फिर आगे लिखो। ये दोनों के दोनों पॉइंट लिख लो। एक 1512 के अंदर, पहला पॉइंट लिखो 1512 के अंदर। देखो पहले बीदर था, उसके बाद में बीजापुर,
ये अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे के सारे किसके अंदर है? बहमनी साम्राज्य के अंदर है। तो उस बहमनी साम्राज्य के एक राज्य के ऊपर क्या कर रहा था? ये जीत रहा था और वहां पर अपना विजयनगर साम्राज्य का विस्तार है वो कर रहा था। पहले बीदर के अंदर रहा और फिर बीजापुर का शासक था कौन? यूसुफ आदिल खां। उसको परास्त कर और रायचूर पर अधिकार कर लिया और वहां पर एक किला बना हुआ था गुलबर्गा किला, उस गुलबर्गा किला को भी अपने अधीन कर लिया। क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे तुम लोगों से। बीजापुर का शासक था कृष्णदेवराय ने कौन से बीजापुर के शासक को हराया? यूसुफ खां या यूसुफ आदिल खां? फिर 1513 से लेकर 1518 के बीच उड़ीसा का शासक था रुद्र प्रताप देव, जिससे 4 बार युद्ध लड़ा और चारों बार ही जीत किसकी हुई है? कृष्ण देवराय की। और चारों बार हारने के बाद फिर वो निराश हो गया और उसने संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? कृष्ण देवराय के साथ कर दिया। लिखा क्या? किसको 4 बार हरा दिया था? प्रताप रुद्र को। चलो फिर आगे लिखो 1520। सारे पॉइंट लिख लो ये तो। ये चारों पॉइंट उतारोगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपन कल।